अब आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये समाजकारी का विगत वर्ष का 2019 दिसंबर का पेपर है और मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा क्वेश्चन नंबर 100 से। सवाल कहता है कि सामुदायिक विकास की विशेषता है और यहां पर 4 कूट दिए गए हैं। पहला कहता है यह एक आंदोलन है, दूसरा कहता है संपूर्ण समुदाय के बेहतर जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए अभी कल्पित है, समुदाय की सक्रिय हिस्सेदारी है, समुदाय का विघटन है। जवाब बताइए जरा एक बार। ABC ABC सर। सामुदायिक विकास की विशेषता के आधार पर आप सभी लोग यहां पर बातचीत कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सामुदायिक विकास की जो भूमिका होती है वह एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जहां समुदाय के सदस्य सामूहिक क्रिया करने और सामान्य समस्याओं के समाधान उत्पन्न करने के लिए एक साथ आते हैं। तो जब एक साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है आंदोलन होगा। जहां समुदाय सदस्य सामूहिक क्रिया करने की बात करते हैं तो संपूर्ण समुदाय के बेहतर जीवन को मोटिवेट या प्रोत्साहित करने के लिए अभिकल्पित यानी एक प्रकार का डिजाइन यानी अभिकल्पना करना, उसकी परिकल्पना करना और अभिकल्प के साथ साथ डिजाइन वाली प्रक्रिया भी रिप्रेजेंट होगी, यहां पे डिजाइन भी करना और समुदाय की सक्रिय हिस्सेदारी। अगर समुदाय में अगर आप हैं तो समुदाय में अगर मैं आपसे बात करूं तो सक्रिय भागीदारी क्या भाई होना जरूरी है। यानी देखिए सामुदायिक विकास जो है लक्ष्य किसी विशेष समुदाय या लोगों के समूह की भलाई की बात करता है कि नहीं। तो समुदाय की सक्रिय जो है हिस्सेदारी हो जाएगी, सामाजिक एकजुटता की बात करेगा, आर्थिक अवसरों में सुधार करने की बात करेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए सामुदायिक विकास की विशेषता तो आपका ये तीनों पॉइंट करेक्ट है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है समुदाय का विघटन, ये आपको रिलेट नहीं कराता है। समुदाय का विघटन बेसिकली अलगाव की बात करता है और यहां पर ऑप्शन डी को आप हटा दीजिए, केवल ए बी सी को रख लीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का नाम सुना है आप लोगों ने? बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का नाम। बिल्कुल सही जवाब 1952 1952 है ना, 1952 बेसिकली सामुदायिक विकास लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1952 में ना सीडीपी यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी या सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत में ना सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के इतिहास से इसका मुख्य ध्यान जो है ग्रामीण क्षेत्रों के समुदाय पर था। इसका ध्यान कहां था? ग्रामीण समुदाय के क्षेत्रों पर था। बात को समझिएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बेसिकली कितने चरण आते हैं? 3 चरण आते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कितने चरण हैं बताइए? 3 चरण है। 3 चरण कौन कौन से हैं? हाँ, एक होता है राष्ट्रीय विस्तार चरण, राष्ट्रीय विस्तार चरण होता है एक। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? गहन सामुदायिक विकास परियोजना का चरण। गहन मतलब डीप, सामुदायिक विकास की परियोजना या प्रोजेक्ट या कार्यक्रम आप बोल सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी यानी सीडीपी। और तीसरा आपका आ जाएगा गहन विकास के बाद का चरण, गहन विकास के बाद का चरण। ये 3 चरण है। राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ये बेसिकली जो तैयार किया गया था राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम है। ये विस्तार कार्यक्रम है। ये विस्तार कार्यक्रम चलाया गया था 1953 में शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 1953 को, 2 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। इसका गठन तब किया गया जब भारत सरकार ने महसूस किया कि अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जरूरत है। तो उस प्रक्रिया में तो पहला चरण क्या था? यहां पे राष्ट्रीय विस्तार था। राष्ट्रीय विस्तार चरण 1953 में आया।
ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें ना सामान्य ग्रामीण विकास के पैटर्न के आधार पर सेवाएं प्रोवाइड कराई जाती थी। सामान्य ग्रामीण विकास के पैटर्न के मतलब मॉडल के आधार पर ही सेवाएं प्रोवाइड कराई जाती थी। ठीक है, तो कम सरकारी व्यय के साथ जो है कार्य होता था, वो आपका पहला स्टेप था। गहन सीडीपी यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट परियोजना है ये दूसरा चरण है, जो बेसिकली चयनित खंड अधिक समग्र मतलब टोटल से समग्र के अधीन था, टोटल के अधीन था। विकास योजना अधिक गहन थी और सरकार पर यह बहुत बड़ा व्यय था। ये तो सरकार पे कम व्यय था, ये सरकार पर बड़ा व्यय था या अधिक व्यय था, आप ऐसा कह सकते हैं। तीसरा चरण गहन विकास के बाद का चयन था। ये गहन चरण बेसिकली ये मानता है कि विशेष सरकार के आवश्यक खर्चों में कमी के साथ पिछले चरणों के दौरान स्वास्थायित्व के लिए शुरू की गई थी प्रक्रिया के आधार पर बनाया गया था ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वहां पर ये प्रक्रिया जो है बेसिकली देखने को मिलता है। तो सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले मैंने बोला क्या, मैंने बोला पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित क्या हुआ था, राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम। तब ऑप्शन आपका ये सही चला जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे विघटन हट जाएगा, आपका आंदोलन भी आपका यहाँ पे माना जाएगा और आपका संपूर्ण समुदाय भी और समुदाय का सक्रिय हिस्सेदारी भी मानी जाएगी। तो ए बी सी सही होगा। एक आसान सवाल और आ रहा है, देखो कई बार रिपीट है, 1955 की किताब है, उस किताब में जिक्र किया गया है। नाम बताइए रॉबर्ट रेडफील्ड। छोटे या लिटिल कम्युनिटी के बारे में 4 विशेषता है, चारों विशेषता का नाम बताइए। सर फोर्थ वाला नहीं है, विश्व में जाती है समझाती है ना सर। अच्छा, समानता, यानी आप कह रहे हो कि फोर्थ वाला नहीं होगा, है ना? जी सर। ओके। रॉबर्ट रेडफील्ड ने 4 विशेषता बताया, लघु आकार, विशिष्टता, आत्मनिर्भरता और तीसरा चौथा सजातीयता। हाँ, और ये किताब लिटिल कम्युनिटी किताब है, ये कब आई थी? 1955 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 परंपरा मानने वाला विद्वान का नाम बेसिकली क्या है? वो रॉबर्ट रेडफील्ड है। ठीक है, इस प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है इसका नाम भी। ठीक है, और आपको बता दें कि द स्मॉल कम्युनिटी एक है। द स्मॉल कम्युनिटी किसका है? ऑथर ई मॉर्गन का है। किसका है? ई मॉर्गन का है। ऑथर ई मॉर्गन। हाँ, ऑथर ई मॉर्गन, स्मॉल कम्युनिटी। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर कोई है ए बी सी? सेकंड में है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। शोध में वैधता संबंधित मानदंड निम्नलिखित गुणों से युक्त होने चाहिए। वैधता का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? वैधता सर वैलिडिटी। हाँ भाई, ये तो मुझे भी पता है, इसकी इंग्लिश वैलिडिटी सर वैधता मतलब जो उस पे लागू हो रहा है। नहीं, देखो ये अनुसंधान उपकरण की किस सीमा तक मापता है, इस मापने का जो इरादा दर्शाता है वो एक प्रकार की वैधता दर्शाता है। मान्य साधन हमेशा विश्वसनीय होता है, शुद्धता होती है और इसका मूल्यांकन बेसिकली कठिन हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक मान तभी प्रासंगिक होता है यदि वह इस संदर्भ में परिभाषित होता है। कोई मान है तभी प्रासंगिक होता है यदि वह इस संदर्भ में परिभाषित किया जाए। जैसे कोई मान है और उसी परिप्रेक्ष्य में रिलेट हो रहा हो, उसी लाइन में जो उचित मापन के लिए निर्णय लेता हो, तो वो वैलिडिटी है। या वैलिडिटी के संबंध में मानदंड या गुण से युक्त होना चाहिए, ये प्रक्रिया बेसिकली आएगी। जब मानक प्रत्येक कर्ता को अंक प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिल रहा हो, बिल्कुल बात सही है, लेकिन वहां पर वह पूर्वाग्रह से मुक्त हो, बिल्कुल बात सही है। पहला आपका यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है कि नहीं? तीसरा कहता है विश्वसनीय मानक स्थिर और पुनर्उत्पादन होता है। देखिए विश्वसनीयता उस पैमाने को संदर्भित करती है जिस पैमाने पर लगातार परिणाम उत्पन्न होते हैं, है ना? जब दोहराया
या दोहराया माप किए जाते हैं। तो यह एक विश्वसनीयता साधन के लिए एक मान्य साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि शुद्धता पर बेस्ड होना चाहिए, है ना। जो वहां पर उस क्रियाओं को अगर मैं बात करूं तो इसका मूल्यांकन के आयामों को भी रिप्रेजेंट करे। तो विश्वसनीयता बेसिकली मानक स्थिर या पुनर्उत्पादक हो सकता है। यहां पर आपका थर्ड भी सही जवाब है। मानक द्वारा विशेष रूप से उल्लेखित सूचना उपलब्ध होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है, ये भी चीजें आती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये चारों ऑप्शन आपके सही है। सही उत्तर का अगर आप चयन करेंगे तो आप चयन करिएगा डी वाले ऑप्शन का, ए बी सी डी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए यदि उपकरण समग्र का एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श रखता है तो इसका अभिप्राय क्या हो सकता है? यदि उपकरण का प्रतिनिधि प्रतिदर्श रखता है, मतलब सैंपल रखता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, रिजल्ट की भविष्यवाणी नहीं की जाती, सार्वभौमिक सत्यता पर आधारित हो सकता है या नहीं हो सकता है? भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं सर, नहीं सर। बिल्कुल। अगर आप कहो कि भाई मैं पहले आपको बता दूं कि एग्जाम में आपको जो है आप निकल जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे आपका, है ना, तो वो एक प्रकार के यहाँ पर एरर्स का पार्ट रिलेट कराता है। यदि उपकरण समग्र का प्रतिनिधि प्रतिदर्श रखता है तो उस संबंध में, ये प्रतिदर्श है सैंपल के संदर्भ में, सैंपल के संदर्भ में है, ये आप ध्यान रखने वाली बात है, ये सैंपल के संदर्भ में है, तो ये बात आपका इनकरेक्ट है। विषय की वैधता अच्छी होनी चाहिए, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे प्रतिदर्श आ रहा है, ठीक है, प्रतिनिधित्व पूर्णता निर्णायक और अंतर्ज्ञानी भी हो सकती है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर बी सी डी आपका करेक्ट होगा, बी सी डी, और बी सी डी आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा, बी सी डी, है ना। अगेन रिसर्च का सवाल, 3 प्रश्न जो स्तरीकृत प्रतिदर्श, स्तरीकृत मतलब समझ रहे हो ना, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की बात कर रहा है, उसके संदर्भ में उच्चतर रूप से महत्वपूर्ण बताइए क्या हो सकता है? ये बात तो सत्य है, सनस्तर का निर्माण होगा, और वो कैसे होता है ये चीज को दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड, ये वह प्रशासनिक सुविधाएं है जो आवश्यक है। संभाव्य प्रतिदर्श है, समिष्ट विजातीय होता है ये, यदि किसी विद्यालय में शहर या गांव से छात्रों का रेशियो 40:60 का अनुपात में है, तब भी वही प्रक्रिया आपका स्तरीकरण कहलाता है। तो प्रत्येक स्तर से मुद्दों का चयन कैसे हो, इन संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो ये प्रक्रिया भी शामिल है। तो कैसे आपका यहाँ पे शामिल है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सन स्तर तक कैसे सुगमता से पहुंचा जाए, सन स्तर तक कैसे सुगमता पर पहुंचा जाए, ये स्टेटमेंट नहीं आती है। हालांकि ये विधि बता रहा होता है, जो कि विधि का पार्ट नहीं है। ये सनस्तरीय प्रतिदर्श के संदर्भ में उच्चतर रूप से महत्वपूर्ण वे हैं जो प्रत्येक स्तर के मुद्दों को चयन कैसे किया जाए, सनस्तर का निर्माण कैसे हो, सनस्तर तक कैसे सुगमता से पहुंचा जा सकता है। सुगमता से मतलब मेथड से पहुंच सकते हैं, मेथड होना चाहिए था प्रश्न में, फिर प्रश्न में मेथड नहीं, इसलिए ये एलिमेंट हो जाएगा। प्रत्येक स्तर में मुद्दों का चयन कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, देखिए ये अलग डिफरेंट है, ये मैच करता है दूसरे पहले से। या प्रत्येक स्तर के प्रतिदर्श का आकार कैसे निर्धारित होता है, तो इस परिपेक्ष पर रिलेट करता है। यहाँ पर जो जाएगा ए बी डी आपका ऑप्शन सही होगा, ए बी डी ऑप्शन नंबर ढूंढिए, ए बी डी किस ऑप्शन में है? आपका थर्ड में है। कौन सा ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया, इसलिए ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही माना जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक संगठन में पाया जा सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पा सकते हैं आप? संगठन देखो बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना होता है ना। संगठन कई तरीके से हो सकते हैं, सामाजिक संगठन हो सकते हैं, राजनीतिक संगठन हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, है ना, मौखिक भी हो सकते हैं, वैचारिक वैज्ञानिक भी हो सकता है, श्रम विभाजन, मानव समूह, भौतिक साधन,
वातावरण का अधिकार या वातावरण या अधिकार या संचार व्यवस्था या संबंधों का ढांचा, ये सब बेसिकली भूमिकाएं जो दर्शाता है वो एक संगठन ही दर्शाता है। तो संगठन में पाया क्या जा सकता है? संगठन में क्या निर्णय लेने का एक औपचारिक ढांचा मिल सकता है? संगठन में औपचारिक इंस्ट्रक्शंस, अगर हम बात करते हैं फॉर्मल इंस्ट्रक्शन को, स्ट्रक्चर को, तो वो चीजें शामिल हो सकती है। बिल्कुल आपका यहाँ पे पहला पॉइंट सही है। भूमिकाओं और उत्तरदायित्व का बंटवारा भी हो सकता है, ये भी पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? बी वाला पॉइंट भी करेक्ट हो जाएगा, सही है। और उसके बाद देखो आचरण और व्यवहार के नियम भी आपको शामिल हो सकते हैं, सी वाला भी। पदानुक्रम की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति नहीं उपस्थिति आपका यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करता आपका सही जवाब था। उपस्थिति आपका अगर होता तो सही था, अनुपस्थिति बेसिकली अब्सेंट को दर्शाता है। ए और बी सी केवल सही जवाब होगा। ए बी सी जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में गया है और सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीन परीक्षण यानी मीन टेस्ट बोलते हैं। मैंने इससे सब पहले भी इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, नहीं बताइए? क्वेश्चन पेपर जब करवा रहा था साधन परीक्षण के एक सवाल और आया हुआ था, बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? प्लीज बताइए, बोलिए। बता रखा ना, जरा बताओ क्या होना चाहिए साधन परीक्षण? क्या सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता की बात करेगा सामाजिक परीक्षण? सामाजिक सेवाओं मैंने आप लोगों को एलिमेंट कर दिया था भाई, रिपीट क्वेश्चन है ये। यस सर, बीसीडी ठीक होगा, ए गलत होगा। यहाँ मैंने इसको हटा दिया था। समाज कल्याण मैंने बताया था, कल्याण को हम रखेंगे उसकी उपलब्धता पर। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जो उनकी सेवाओं की उपलब्धता पे भी रखेंगे। जनरीतियों या जनजातियों की बात करते हैं तो वहां पे सेवाओं की उपलब्धता हो जी। यहाँ पर बी और सी और डी ऑप्शन सही होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में, है ना। बी सी डी आप रखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में, व्याख्या के साथ बताया हूं आप लोगों को उस क्वेश्चन में। नौकरशाही प्रतिनिधियों का विशेषता आपको बताना है, कौन सी है? नौकरशाही मैक्स वेबर का नाम आता है, या एक ऐसी नौकरशाही है जिसमें न समाज में विद्यमान प्रत्येक जाति वर्ग समुदाय धर्म के लोगों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो सामाजिक समस्याओं का पूर्ण समझ होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। जन सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। प्रशासन में बेहतर तंत्र को बढ़ावा देना चाहिए, क्रियात्मक को प्रोत्साहन करना चाहिए, इन शब्दों को रिलेट कराया जाता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि नियमों या नियम जो है नियमानों पर निर्भरता का होना नौकरशाही का प्रतिनिधित्व विशेषता दर्शाएगा, यानी रूल्स वगैरह पर निर्भर होता है नौकरशाही। जैसे मैंने आपको बताया ना, धर्म के लोगों पे उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, तो वहां नियम बन जाता है एक प्रकार से, तो नियमों को फॉलो या उसकी निर्भरता पर आधारित होता है। अवैयक्तिक संबंध का होना, अवैयक्तिक यहाँ तो बेसिकली जाति वर्ग समुदाय धर्म के लोगों पर होता है, तो जाहिर सी बात है अवैयक्तिक संबंध का होने वाली प्रक्रिया को भी दर्शाता है। नियम और प्रक्रिया, देखिए ये पहले पॉइंट का एक प्रकार से कॉपी है। एक बड़ा पक्षकार होना, ये भी हो सकता है। कार्यालय, जिसके देखिए कार्यालय की विशेष सुविधाओं और अधिकारों के प्रति उदासीनता का होना, उदासीनता का होना गलत जवाब हो जाएगा। निगेटिव परिप्रेक्ष्य है, नौकरशाही को प्रतिनिधित्व की विशेषता थी जो उदासीनता को नहीं दर्शाती है। ए बी सी को लगाइए और ए और बी सी का रखा जवाब होगा। ए बी सी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो थर्ड आपको मिल जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिभागी अवलोकन विधि निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए आदर्शता उपयुक्त है कि नहीं? ये एथनोग्राफिक होता है, नृवंश विज्ञान जो प्रतिभागी अवलोकन विधि जिसमें नृवंश विज्ञान अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। और नृजाति या नृविज्ञान की वह एक शाखा है जो व्यक्तिगत संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। तो मैं उस हिसाब से कहूँ कि तो जनजाति संस्कृति को अध्ययन करेगा एक प्रकार से, और एक नृजाति संस्कृति का अध्ययन करता है। राष्ट्रीय संस्कृति नहीं होगी, नहीं वैश्वीकरण की परिघटना होगी। केवल ए और सी होगा आपका ऑप्शन, ठीक है।
ए और सी देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में है, सेकंड वाला आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य रखा गया है ना। भारत में पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आपसे एक सवाल पूछा है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी और 1956 तक चलाया गया था, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको शुरुआत किया था, कृषि, बिजली, सिंचाई वगैरह पर बल दिया था, विकास, आत्मनिर्भरता, निष्पक्षता पर बल दिया। आत्मनिर्भरता भी तृतीय पंचवर्षीय योजना का ही पार्ट माना जाता था। ठीक है, इस प्रक्रिया में बात होती थी। तो मैं आप लोगों से कहता हूं यहाँ पर आपका जो जाएगा, एक तो विकास होगा, एक आत्मनिर्भरता होगा, दो तो आपका करेक्ट है। तीसरा क्या होना चाहिए, समानता या निष्पक्षता? सर निष्पक्षता। कैसे, किस गोल में रखा गया है निष्पक्षता का भाव, बताइए। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य जो रखे गए हैं वो किस गोल के तहत निष्पक्षता के भाव को प्रस्तुत किया गया है? जैसे भाई ये तो पता है ना, लेकिन इस सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो एक बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सभी लोग, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य नोट करिएगा आप सभी लोग, वह है एक समृद्धि है, दूसरा आधुनिकीकरण है, तीसरा आत्म निर्भरता है, चौथा समानता है। ये कौन सा लक्ष्य हो गया पंचवर्षीय योजना का, बताइए। प्राथमिक लक्ष्य है। और इसी के अंतर्गत जो आते हैं उसके बाद मुख्य लक्ष्य आता है, और उस प्रक्रिया में विकास होगा। क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, आत्मनिर्भरता हो जाएगी, आत्मनिर्भरता हो जाएगी, निष्पक्षता हो जाएगा, और अभी अभी मैंने ऊपर एक रखा है क्या, विकास तो अच्छा है, विकास हो गया, आत्मनिर्भरता हो गया, निष्पक्षता हो गया। और बताइए हम यहाँ पे क्या एक छोड़ रहे हैं, क्या आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण को भी रख ले मुख्य में? पहले में हो गया सर, प्राथमिक में। यस सर। नहीं, आत्मनिर्भरता तो भी प्राथमिकता में है, सिमिलर हो सकता है, ऐसे बात नहीं है। मुख्य में तो ये तीन तो होगा ही होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य लक्ष्य के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया ही किया जाएगा। समाजिता एक शब्द आता है ना, सामाजिकता एक शब्द आता है। इन चार शब्द को आप निष्पक्षित उसमें रखेंगे मुख्य लक्ष्य में। अब ढूंढिए इसमें, तो ये विकास, आत्मनिर्भरता और निष्पक्षता, ये जो तीन दिए हुए हैं ये मुख्य लक्ष्य हैं, और उस आधार पर अगर हम बात करते हैं ACE, तो ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, मुख्य लक्ष्य। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। नीति आयोग, देखो मैं पहले भी इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, नीति आयोग के बारे में, है ना। मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है नीति आयोग का, ये 1 जनवरी 2015 को या भारत का एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक के रूप में उभरा था। तो उस समय सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। संघवादी सहयोग को बढ़ावा देने की बात थी, और नीति बनाने की प्रक्रिया में नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण को ग्रहण करना था। खतरों से सुरक्षा और बचाव का प्रदान करना ये नहीं था, है कि नहीं।
तो इसलिए आप इस प्रश्न का जवाब क्या देना उचित समझेंगे? सर ए, ABC। बी, सी। इसको देखो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ज्यादा टाइम व्यतीत नहीं करना चाहता हूँ मैं। आप लोग क्लास भी ले रहे हो, बराबर लिख भी रहे हो, वीडियो भी देखते हो, मैंने लिंक वगैरह दे रखा है ना। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है नीति आयोग भी। ए बी सी ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पे, थर्ड वाला। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 आता है ना। अब 19 के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए ए बी सी डी ई एफ जी। ए फॉर आप कह सकते हो कि बोलने से है, आवाज से है, तो इसलिए बोलने की आजादी होनी चाहिए। बी फॉर अगर मैं आपसे बात करूं तो एक प्रकार से आप संगठन बोल सकते हो, या आप बी से आप क्या कहना उचित समझेंगे? यहाँ बेसिकली सभा बनाने की आजादी होती है, तो आप सभा बनाने की आजादी इसमें देखने को मिलती है। सी आप जो है संघ, संघ मतलब आप यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो कमेटी वगैरह संघ को याद कर सकते हैं आप, तो इसलिए संघ बनाने की आपको आजादी है ना, बनाने की आजादी है, सभा वगैरह करने की आजादी है, संघ बनाने की आजादी है। डी आपका बेसिकली पूरे देश में आने जाने, इधर उधर आने जाने की बात की गई है, तो आने जाने की आजादी है, आपको कहीं रोक टोक नहीं है। ई से अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश में बसने की आजादी है आपको, पूरे देश में क्या है, बसने की आजादी है। एफ फॉल्स है, फॉल्स का मतलब क्या हो गया, हट गया, निकाल दिया गया। ये था किससे? सर संपत्ति वाला। संपत्ति का था, इसको हटा दिया गया। ठीक है, 31 में निरसन कर दिया गया है इसको। जी से क्या आ जाएगा? बिजनेस यानी व्यापार, कोई भी व्यापार या जीविका या जीविका के बारे में बात की गई है। तो यहाँ देखिए वाक बोलना हो गया, बी एकत्र करना हो गया, और मनोरंजन तो है ही नहीं, और डी आवागमन का हो गया। तो ए बी डी देख लीजिए। ए बी, अरे एक मिनट में, मनोरंजन की आजादी है, मनोरंजन की भी आजादी हो ही सकती भाई। सर हो सकती है, वो जो तो उसमें इधर आएगा ना सर, आने, उसमें तो मनोरंजन भी आता है सर उसमें। आने जाने की, कहीं पर भी आने जाने की अगर आजादी है तो इसका मतलब है कि आप पिकनिक वगैरह जा रहे हैं तो ये मनोरंजन को ही रिप्रेजेंट करता है। जी सर। है ना, तो इसलिए आपका ये भी होगा, है ना। तो आप यहाँ पर ए बी सी डी सब लगा लीजिए और सारा आपको करेक्ट हो जाएगा, डी वाला फोर्थ ऑप्शन है। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों के लिए कौन से कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, बताइए। कर्तव्य, वैज्ञानिक सोच का विकास हो, हमारी मिश्रित संस्कृति का समृद्धि विरासत उसका संरक्षण किया जाए, है ना, आमदनी की असमानता को बरकरार रखा जाए, गलत है, ये नहीं होगा, देश की सुरक्षा हो। ए बी डी। ए बी डी, ए बी डी कहाँ पर है? ABD सर, 4 में है, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन संघ सरकार अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को नियुक्त करती है? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 338 338 सर। देखिए जो 338 है, 338 जो है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है, अनुसूचित जाति आयोग से है। 328 जो है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्णयों के संबंध में उपबंध करने के उस विधानमंडल की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, 328। तो अधीन कहा कि भारतीय संविधान के संघ सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की नियुक्ति
उस प्रक्रिया में आपको जो शब्द रिलेट होता है वो 328 होता है। यहाँ ऑप्शन सी सही होना चाहिए, सी आपका सही है। 136 अपील के लिए ना उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत की बात करता है, और 319 आयोग के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध को बताता है। तो यहां जवाब केवल ऑप्शन नंबर आपका सी सही गया है, थर्ड वाला जो सवाल को रिलेट कराता है। एक मिनट, अनुसूचित जनजाति आयोग, इसमें कूट दिया हुआ है। बी अनुसूचित जनजाति आयोग वाला सही होगा 338। बताइए सर अनुच्छेद आपने पहले भी बताया 338। था बी वाला ठीक था। ओके, अनुच्छेद 338। हाँ सर। ओके, तो एक बार इसको नोट कर लो यहाँ पर, है ना, अनुच्छेद 338 के बारे में। 338 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में एवं अन्य पिछड़े वर्गों के संदर्भ में समझा जाएगा। यह आपका अनुच्छेद 338 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 328 भी था, है ना, और ये किससे संबंधित था? विधानमंडल होगा ना। सर समझा जाएगा मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में, अन्य पिछड़ा वर्गों के संदर्भ में, यहाँ पर जो है इसके शब्दों को 338 को समझा जाएगा। इसका कहने का भाव ये है 338 में कि इसके तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले जो सभी सुरक्षा के उपाय हैं उसको विनियमित किया जाएगा। उनके कल्याण और विकास के स्पष्टता पर जोर दिया जाएगा। मामलों में मंत्रालय का गठन भी किया जाएगा। इस संदर्भ में आपको साथ ही साथ नियुक्ति या नियुक्त का एक विशेष अधिकारी भी होगा, राष्ट्रपति। तो सर ये वाली जो क्वेश्चन का आंसर इसी में आएगा 338 में, क्योंकि आयुक्त की नियुक्ति। प्रश्न यही है ना, हाँ जी, आयुक्त की, हाँ, आयुक्त की जो बात है, आयुक्त की जो बात है ये आपको बताता है कि राष्ट्रपति द्वारा एक नियुक्त विशेष अधिकारी, एक नियुक्त विशेष अधिकारी, ठीक है, ये होगा। और विधानमंडल के परिप्रेक्ष्य में जब बात होती है ना, किसी राज्य के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध को लेकर, वो 328 बताता है। तो सही जवाब आपका यहाँ पे जो है वो बी सही है, बी वाला, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, और बी ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड में। ये सवाल देखो मैंने पढ़ा रखा है, एक वर्ण का क्वेश्चन है ये, समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत, अहम स्थितियों की सम्मिलित, इसके बारे में पढ़ा चुका हूं मैं। बालक, माता पिता और एडल्ट, प्रौढ़। सर भाई बहन नहीं होंगे। हाँ, तो ये आपका शामिल नहीं है। होंगे सर। तो आप लगाइए ABC। यहाँ पे क्या होना चाहिए? विकल्प सही उत्तर चुनिए, ABC। ऑप्शन ए सर। हाँ, ये बेसिकली एक प्रकार से एरिक बर्न ने 1970 में बात इसके बारे में बताया था, है ना, और पेरेंट, चाइल्ड, एडल्ट जैसी चीजों पर जिक्र करता था। द बुक ऑफ चॉइस सन 1970 की पुस्तक थी, उस किताब में इसने
बताया था, ये पेरेंट, चाइल्ड एंड एडल्ट के बारे में। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधीन समस्त क्रियाकलापों का मार्ग निर्देशन करने वाले केंद्रीय मूल्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में आपसे पूछा, अधीन समस्त क्रियाकलाप का मार्ग निर्देशन करने वाले केंद्रीय मूल्य। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब ये बेसिकली भूमिका बनाया था अपना? चारों सही है सर। जून 2011 में मनमोहन सिंह के द्वारा ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न क्रियाकलाप या कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करने की बात कर रहे थे। तो इस संदर्भ में निर्धनतम व्यक्तियों का समावेश हो गया, सभी प्रक्रियाओं के लिए सार्थक भूमिका हो गई, सभी प्रक्रिया और संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही शब्द भी शामिल हो जाएगा, समस्त चरणों में गरीबी के स्वामित्व और उसकी प्रमुख भूमिका को रिप्रेजेंट करना, केंद्रीय मूल्य में रखना या केंद्र में रखना, और सामुदायिक आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मतलब स्वतंत्रता पर बल देना। सही बता रहे हैं आप, चारों ऑप्शन सही हैं, और चारों ऑप्शन सही होने के नाते आपका ऑप्शन 4 वाला करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी। यहाँ पे देखिए आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया है। ध्येय आपका सेकंड है, जो आपको रिलेट कराता है भूखमरी समाप्त करने पर, यानी आपका भूख शून्य में। चौथे नंबर पे आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। गुणवत्ता शिक्षा। छठे नंबर पर साफ पानी और स्वच्छता होना चाहिए। 8वें नंबर पर आपका क्या होना चाहिए? अच्छा काम और आर्थिक विकास होना चाहिए, है ना? सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन थर्ड। ये ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ये सतत विकास लक्ष्य 2015-2030 तक चला और 169 या 169 विशेष लक्ष्य रखे गए। 191 बेसिकली सदस्य देश थे उसके साथ। 17 यानी 17 वहां पे लक्ष्य टोटल रखे गए थे। 2020 में 244 इंडिकेटर्स, सॉरी 2018 में इसके 244 इंडिकेटर्स को भी शामिल किया गया था, पहले 304 थे। चलिए ये बताइए, मानव जीवन चक्र शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, है ना? आरंभिक बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष, चमत्कारी वर्ष होता है ये। और 0 से 2 वर्ष वाला अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है ये? अत्यधिक प्रभावशाली होता है ये। प्रभावशाली। ओके। किशोरावस्था क्या होता है? 12 से 18। चमत्कारी। परिवर्तनों के लिए चुनौती सर, परिवर्तनों की चुनौती होगा सर। हाँ। युवा वयस्कता प्रमोशन लॉन्चिंग का सिद्धांत। हाँ, 1940 लॉन्चिंग काल, यह आपका सही हो जाएगा। परिवर्तन पूछा है, किसमें क्या क्या परिवर्तन था? ऑप्शन बताइए एक बार। ऑप्शन सर थर्ड वाला। सर ऑप्शन थर्ड। हाँ, ऑप्शन थर्ड। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बताइए, किसको रिलेट कराता है? माध्य को? माध्य सर। ठीक है। माध्य अगर हम बात करते हैं विसर्जन, मानक विचलन या माध्य विचलन, सहसंबंध, पियर्सन गुणांक सर। ओके। महत्व परीक्षण, टेस्ट। ऑप्शन बताइएगा। 1 सर ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये सामुदायिक संगठन के मॉडल हैं,
है ना। सामुदायिक संगठन के मॉडल दिए गए हैं और ये इधर कार्य दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल किसने दिया है। HY सिद्दीकी ने दिया है। तो इसमें किस पॉइंट को ये रिलेट कराते हैं। कार्य द्वारा खुली हुई कार्य सूची के साथ समुदाय तक पहुंच आपको रिप्रेजेंट करेगा, या आपको योजना को क्रियान्वित करने के लिए समुदाय के और उसके बाहरी समर्थन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, प्लीज बताइए। दिसंबर 2019 का पेपर है भाई, बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, किसको रिलेट कराएगा ये, प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करें। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की तरफ बता रहे हैं आप लोग। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? अरे मैं ए बी थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसको मैच करेगा ये, है कि नहीं। सर सेकंड वाले को मैच। हाँ, अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं सभी लोग कि व्यवस्था परिवर्तन मॉडल योजना के क्रियान्वित करने के लिए समुदाय और बाहरी समर्थन का गोलबंद है, तो आप सही बोल रहे हैं। अत्यधिक मतलब होता है अल्ट्रा दिशा निर्देशात्मक मॉडल है ये, है ना। ये एक डायरेक्शन मॉडल्स होता है, ये बेसिकली रॉथमैन के द्वारा ही दिया गया है, अल्ट्रा डायरेक्शन मॉडल। ठीक है, और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो किसका नाम या किस चीजों को रिलेट कराएगा। ये कर्ता द्वारा खुली कार्यसूची के साथ समुदाय तक पहुंच बताता है। संस्थागत मॉडल ये आपको रिलेट कराएगा लाभार्थियों की निःशुल्क और न्यूनतम मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के प्रावधानों के लिए सक्रिय सरकारी समर्थन को मांगने को बताएगा। संरचनात्मक व्यवस्था का मॉडल है परिवर्तन का, और ये भी बेसिकली HY सिद्दीकी का है। सूक्ष्म और बृहद सामाजिक यथार्थों के लिंक को विकसित करना और उसको समझना, है ना, ये रिलेट कर। अब मुझे बताइए ऑप्शन कौन सा गया है। पहले का दूसरा गया है, दूसरे का पहला गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला ऑप्शन सही है। देखिए, एक तरफ जनरल है, दूसरी तरफ प्रवर्तक और प्रबंधक बेसिकली यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, या एक प्रकार से आप इसे कह सकते हैं संगठन रिलेट कराए गए हैं, है ना। तो आपको बताना है इस सवाल में कि सही स्टेटमेंट और सही जवाब इसका क्या होना चाहिए। जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन पहला किसको मैच करेगा। ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड को NAPSWI मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर इन इंडिया 2005। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क की बात करते हैं तो टाटा इंस्टीट्यूट थर्ड। इंडियन, अच्छा आप यहाँ कह रहे हैं कि थर्ड इसको रिलेट कराएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसकी स्थापना कब हुई थी। 1936। सोशल ऑफ पर्सपेक्टिव, देखिए आज पर्सपेक्टिव आपको आज वाली जो क्लास में मैंने आप लोगों को एक, हाँ आप लोगों को आज मैंने PDF अभी एक भेजा था ना, एक पेज मैंने आप लोगों को भेजा था, और वहाँ आप उसमें अगर आप देखेंगे सर उसमें था ये सोशल पर्सपेक्टिव। तो ये किसको रिलेट करा देगा। निर्मला निकेतन मुंबई को, बिल्कुल। अगर आपने यहाँ पे बताया है इसका निर्मला निकेतन मुंबई वाले को, तो आपने यहाँ पे सही जवाब दिया है ना। सोशल वर्क पर्सपेक्टिव की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ, और ये बेसिकली 1984 की भूमिका आती है, और ये तो 1921 की आती है ना।
कंटेम्प्ररी सोशल वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में मैंने अभी आपको उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, 1962 वाला मिल जाएगा। इंडिया जर्नल ऑफ सोशल वर्क की बात करेंगे अगर हम लोग तो ये 1940 वाला मिल जाएगा, है ना, वहां पे है कि नहीं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, मिल जाएगा। आप जरा मुझे बताइए इसका क्या जाएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी जाएगा, बोलिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी जाएगा ना। जी सर, लखनऊ जाएगा। तो सही क्रम आपको मिलाना है इस संगठन का क्या होना चाहिए। सेकंड फर्स्ट वाला। सर, ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट है सर, फर्स्ट है। फर्स्ट कहाँ से जाएगा महान भाव, पहले का फर्स्ट नहीं, का सेकंड होगा ना, फर्स्ट का सेकंड है। दूसरा मैच हो रहा है। हाँ हाँ ऑप्शन सर। डी। सेकंड है ऑप्शन सर। ऐसे मत गलती कर देना, ऑफलाइन पेपर है ना, गलती ऐसे नहीं करनी है। जी सर। आधा आप लोग सही लगाओगे लेकिन पता चला वो मार्कशीट में गलत कलर कर दिया। बहुत सर बच्चे करते हैं। ऑफलाइन में तो फिर भी एक बार चेक हो जाएगा दोबारा से, ऑनलाइन में कैसे होगा? अरे ऑनलाइन में हो हट जाता है, ऑफलाइन में एक बार कलर कर दिया तो उसको कैसे होगा। ऑनलाइन में अगर आपने टिक लगा दिया तो बाद में हटा सकते थे, ऑफलाइन में नहीं कर पाओगे। लगा दिया सर्कल। हाँ ये तो यस सर, ये तो है। तब सामाजिक नीति को समाज सेवा में बदल दो, जल्दी से परिभाषा मैंने पढ़ा रखा है। सामाजिक प्रशासन। सामाजिक प्रशासन। अच्छा जी, आपने बहुत सही जवाब दिया यहाँ पे प्रशासन को लेकर। ठीक है, उद्देश्य और क्रिया की एकता की प्रक्रिया क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। पूर्व रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संरचनात्मक परिवर्तन। लोगों को उनकी उत्तरजीविता के लिए गंभीर और आकस्मिक खतरों का सामना करने के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण की प्रक्रिया, मानव सुरक्षा। अब इसकी परिभाषा को मैच कर लीजिए ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है सर। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए इसका आज, है ना, आर्टिकल वाला है, लास्ट क्वेश्चन है। बताइए अनुच्छेद 14 है, समानता या समता कहाँ दिखाई दे रहा है, विधि के समझ समता। ऑप्शन 4 समानता और कानून। ऑप्शन 4 सर, भारत के भीतर कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन 4। सर 5 वाला है जो। ऑप्शन 5 सर, फिफ्थ। देखो किसी बच्चे ने बड़ा ही हाँ फिफ्थ सर, फिफ्थ है। सर पढ़ सही दिया, ऑप्शन ठीक नहीं दिखा। सर ये पेपर गलत करके आएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा मत बोलो सुनीता जी, ऐसा मत बोलो। अरे हो जाता है कभी कभी। हाँ ठीक है, तो आपका 40 जो है विधि के समझ समता की बात कर देता है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आर्टिकल 21 का ए, शिक्षा का अधिकार, राज्य में 6 से 14 के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। अच्छा, यानी आपका ये तीसरा हो जाएगा। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, मानव तस्करी। दुर्व्यापार और बलात्कार के प्रतिषेध। यस सर। तो कहाँ पे ये रिलेट कर रहा है आपका, फोर्थ को ऑप्शन 4 में सर। 24 आपका आता है। 24 क्या बोलता है, कारखाना और बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, कहाँ पर है? ऑप्शन ए। 14 साल से ऑप्शन ए में लिखा हुआ। 45 है आपसे क्या बोलता है, 6 बालकों से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल शिक्षा देना। यह आपका इससे रिलेटेड है, दूसरे से। ऑप्शन बी। 51 का ये क्या बताता है, जरा बताइए। सर माता पिता को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि वो अपने सभी ओके, तो ये आपका बन जाएगा। चलो अच्छा, जरा ऑप्शन मैच करिएगा। 4। ओके चलिए, ऑप्शन 4 सर। ऑप्शन 4 लगा दीजिए फिर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखिए आप।